हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुधा सोमानी। आज हम पढ़ रहे हैं आरएनए संसार के बारे में। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं आनुवंशिक पदार्थ की खोज में कि कौन सा पदार्थ आनुवंशिक होता है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। तो आपने दो प्रयोगों द्वारा देखा, ग्रिफिथ और हर्शे चेज के प्रयोग द्वारा, कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है और प्रोटीन और आरएनए नहीं। आरएनए विशिष्ट परिस्थितियों में रेट्रोवायरस में आनुवंशिक पदार्थ की भूमिका निभाता है। आज हम पढ़ेंगे आरएनए संसार के बारे में। यहाँ ये प्रश्न उठ रहा है कि इन डीएनए और आरएनए में से भी कौन सा पहला आनुवंशिक पदार्थ है। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे प्रमाण हैं जीवन के जिनसे ये पता चलता है कि आरएनए जो है वो पहला आनुवंशिक पदार्थ है, क्योंकि आरएनए केवल गुणों को ही नहीं ले जाता, अन्य और भी क्रियाएं शरीर में करता है, जैसे उपापचय, स्थानांतरण, संबंधन। ये जो क्रियाएं हैं ये आरएनए से संपन्न होती है। तो आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के साथ साथ एक उत्प्रेरक की भूमिका भी निभाता है। और जैविक तंत्र के अंदर बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जो आरएनए के द्वारा उत्प्रेरित की जाती है और उसमें प्रोटीन एंजाइम का कोई रोल नहीं होता है। तो इस तरीके से आरएनए जो होता है वो पहला आनुवंशिक पदार्थ है जो कि आपका पृथ्वी पर आया, और ये पहले उत्प्रेरक के रूप में था और अधिक क्रियाशील था लेकिन अस्थायी था। बाद में इसी का रासायनिक रूपांतरण हुआ और डीएनए का विकास हुआ जो कि इस आरएनए की तुलना में अधिक स्थायी था। डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है और पूरक रज्जु के कारण इसमें मरम्मत प्रक्रियाओं और विकास से अपने में होने वाले परिवर्तनों के लिए ये प्रतिरोधी रहता है। अब हम पढ़ेंगे डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है इसमें आप देखिए कि हम ये पढ़ चुके हैं वॉटसन क्रिक के मॉडल में। डीएनए जो होता है द्विरज्जुकी होता है और डीएनए से नए डीएनए अणु का बनना कहलाता है डीएनए का रेप्लिकेशन या डीएनए की प्रतिकृति। और इसके अंदर जैसा कि आपको हम इसकी संरचना में समझा चुके हैं कि ये जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। जो नाइट्रोजन क्षारक का जोड़ा होता है वो फिक्स होता है, एक दूसरे का सप्लीमेंट्री होता है। तो ऐसी स्थिति में जब कभी भी आपके नया डीएनए से डीएनए का अणु बनेगा तो उसमें एक सूत्र पुराना काम में आता है और एक सूत्र नया काम में आता है। तो ये जो डीएनए अणु है, डीएनए से डीएनए का बनना, पहले तो आप ये लिख लें इसका प्रतिकृति की परिभाषा। डीएनए से डीएनए का बनना, ये घटना कहलाती है प्रतिकृति या रेप्लिकेशन। ये अर्धसरक्षी प्रकृति का होता है। इसका अर्थ अर्धसरक्षी प्रतिकृति मतलब ये जो डीएनए के दो सूत्र है इसमें से जब कभी भी आपका डीएनए का नया जो सूत्र बनेगा उससे पहले ये दोनों ही सूत्र एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और ये टेम्पलेट की तरह कार्य करेंगे। और इस पर फिर नए सूत्र का निर्माण होगा। और वो किस तरह से होगा कि जो पहला सूत्र है अगर उस पर एडिनिन है और इधर थाइमिन है और साइटोसिन है तो इसके पैरेलल जो नया सूत्र बनेगा उसके अंदर आपका बनेगा टी, इधर ए, इधर जी। इस तरह के नाइट्रोजनी क्षारकों का क्रम चलेगा। तो इस तरीके से जब कभी भी डीएनए से नए डीएनए अणु का निर्माण होगा तो जो पूर्व में उपस्थित डीएनए है उसके दोनों सूत्र अलग होंगे और उन सूत्रों पर फिर एक पूरक नए सूत्र का निर्माण होगा।
इस तरह की जो प्रतिकृति होती है उसको कहा जाता है अर्ध संरक्षी प्रतिकृति। और उसी अर्ध संरक्षी प्रतिकृति को प्रयोग द्वारा प्रमाणित किया गया है मैसेल्सन और स्टॉल, मैथ्यू मैसेल्सन और फ्रैंकिल स्टॉल ने 1958 में एक प्रयोग किया जिसमें ये बताया गया कि हाँ, डीएनए का जो निर्माण होता है वो अर्ध संरक्षी प्रकार का ही होता है। और उन्होंने इसके लिए जो प्रयोग की कंडीशंस रखी है वो ये आप देखिए इधर कि ई कोली जो जीवाणु होता है उसको ऐसे संवर्धन माध्यम में विकसित किया जिसमें दो तरह के संवर्धन माध्यम लिए गए। पहला माध्यम जिसमें नाइट्रोजन 15 से बना हुआ NH4Cl था, जो नाइट्रोजन का एक भारी समस्थानिक है। और उसमें चूंकि ये हर 30 मिनट में नया डीएनए बनाता है, तो यहाँ पर जितने भी नए निर्मित डीएनए होंगे वो भी सारे नाइट्रोजन 15 से बने हुए ही होंगे, यानी कि भारी डीएनए अणु का निर्माण होगा, जो सामान्य डीएनए अणु से घनत्व प्रवणता में अपकेंद्रीकरण से हम अलग कर सकते हैं। इसके साथ ही ये नाइट्रोजन 15 जो होता है एक विकिरण सक्रिय समस्थानिक नहीं है, और जो नाइट्रोजन 14 होता है उसके घनत्व के आधार पर हम उसको अलग कर सकते हैं। दूसरा, उन्होंने ऐसा संवर्धन माध्यम लिया जिसके अंदर नाइट्रोजन 14 का बना हुआ NH4Cl था, और उसमें से पहले कल्चर में से कुछ बैक्टीरिया कोशिका को निकालकर इस कल्चर में डाल दिया। तो क्या देखा कि क्योंकि डीएनए जब भी बनेगा पहला एक सूत्र पुराना काम में आएगा, एक नया, और द्विरज्जुकी होता है, कुंडलीय रूप में होता है। तो यहाँ पर जब इनके विभिन्न नमूनों को स्वतंत्र रूप से सीजियम क्लोराइड के ग्रेडियंट की प्रवणता पर अलग किया गया, तो क्या देखा गया कि यहाँ पर आप ये देखिए कि बीच की जो अवस्था है उसके अंदर हमारे को दोनों तरह के सूत्र प्राप्त हुए। नाइट्रोजन 15 वाला डीएनए सूत्र भी था, नाइट्रोजन 14 वाला भी। और इसी को जब आगे तक ले जाएंगे प्रयोग को, क्योंकि हर 20-20 मिनट में आपका जो है इसमें ई कोली बैक्टीरिया के अंदर नए जीवाणु कोशिका का निर्माण होता है, तो नए डीएनए का निर्माण होता है। तो डीएनए की दूसरी पीढ़ी का निर्माण 40 मिनट बाद हो जाएगा, और उसको संवर्धन माध्यम से निष्कर्षित करेंगे तो उसमें समान मात्रा में संकरित डीएनए और हल्के डीएनए पाए जाते हैं। इसको अब इस डायग्राम से आप देखें, ये वाला डायग्राम का फर्स्ट पार्ट है। आप देखें कि फर्स्ट वाला जब हमने नाइट्रोजन 15 से युक्त NH4Cl और उस पर बैक्टीरिया कोशिका को कल्चर कराया, तो ये पहली पीढ़ी है। इसके अंदर आपके सारे के सारे सूत्र जो भी नया बनेगा वो भी नाइट्रोजन 15 का ही होगा और पुराना भी नाइट्रोजन 15 का, और अपकेंद्रण के द्वारा इसको सेग्रीगेट करेंगे, अलग करेंगे, तो हम देखेंगे कि ये जो आपको मिलता है वो भारी होने के कारण, क्योंकि नाइट्रोजन 15 एक भारी समस्थानिक है, तो ये नीचे की तरफ आपका अपकेंद्रण में सेट होगा। फिर उसके बाद इसको कल्चर मीडिया, इसके कुछ जीवाणु कोशिका को दूसरे कल्चर मीडिया में डाला गया जहां पर नाइट्रोजन 14 से युक्त NH4Cl था संवर्धन माध्यम में। तो यहाँ पर एक सूत्र, तो चूंकि आपका पैतृक जो डीएनए था उसके दोनों सूत्र N15 के, ये दोनों सेपरेट होंगे, और चूंकि इसको नाइट्रोजन 14 वाले NH4Cl में डाला गया, तो जो नया सूत्र बन रहा है ग्रीन कलर का वो नाइट्रोजन 14 का बन रहा है, और ये हाइब्रिड प्रकार के बनेंगे। जो दोनों डीएनए बनेंगे यहाँ पर F1 पीढ़ी में 20 मिनट के बाद वो हाइब्रिड, और इसको अपकेंद्रण में देखेंगे तो संकरित का मध्य में आएगा। फिर आपका फिर 20 मिनट के बाद इसमें जो है इसी कल्चर माध्यम में हम रख रहे हैं N14 वाले में ही, तो क्या देखा कि ये नाइट्रोजन 15 के तो दो ही सूत्र थे, और अब जितने भी नए सूत्र बन रहे हैं, क्योंकि 2 14 वाले हो गए और उन पर सभी पर 14 वाले ही नए सूत्रों का निर्माण हो रहा है। तो आप ये देखेंगे कि 2 सूत्र तो पूर्ण रूपेण नाइट्रोजन 14 वाले डीएनए के थे और 2 आपके हाइब्रिड प्रकार के, और जब इसका अपकेंद्रण कराया जाएगा तो 2 प्रकार के आपके बैंड्स प्राप्त होंगे डीएनए के। एक तो हल्का
जिसमें N14 के ही आपके रहेंगे डीएनए के पार्ट्स और एक N14-15 युक्त भारी मध्यम वाला। ये मेसलसन स्टोल ने अपने प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया और इससे ये सिद्ध किया कि हमेशा जब भी नया डीएनए बनेगा वो आपके पूर्ववर्ती डीएनए पर ही उसका निर्माण होगा। पूर्ववर्ती डीएनए जो होता है वो टेम्पलेट की भूमिका निभाता है और उसके ऊपर दूसरा पूरक सूत्र जो बनता है वो नया सिंथेसिस होता है। और इस डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो आवश्यक एंजाइम है उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। ये आप अंडरलाइन कर लें, डीएनए पॉलीमरेज ये सबसे मुख्य एंजाइम है, क्योंकि डीएनए पर डीएनए अणु का निर्माण होना है, इसके लिए जो एंजाइम चाहिए उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि इस डीएनए का, अभी तो हमने ये पढ़ा कि डीएनए से डीएनए का बनना डीएनए रेप्लिकेशन है और हमेशा अर्ध संरक्षित प्रतिकृति होती है और ये मेसलसन स्टोल के प्रयोग द्वारा सिद्ध हुआ। अब हम इसकी क्रियाविधि की ये किस तरह से आपका डीएनए पर नए डीएनए सूत्र का निर्माण होता है, इसको इस डायग्राम से देखें आप। ये प्रतिकृति शाख का आपको डायग्राम दिया गया है, हम इधर देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए डीएनए के दो सूत्र है, ये दो सूत्र है जो कि एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। एक 5' to 3' चल रहा है और ये दूसरा वाला जो है प्रति समानांतर वाला 3 to 5' की तरफ चल रहा है। इस 3 to हमेशा ये टेम्पलेट की भूमिका, पहले ये दोनों सूत्र जो है वो इनका कुंडलन खत्म होगा और सीधे हो जाएंगे। सीधे स्ट्रेट होने के बाद ये दोनों एक दूसरे से विलगित, यानी कि इनके बीच के हाइड्रोजन बंध भी टूट जाएंगे और ये एक प्रतिकृति शाख का निर्माण होगा। इसको इस तरह से भी आप देखें, पहले ये दो सूत्र है हमारे पास डीएनए के, इसका कुंडलन खुला, फिर ये सूत्र अलग अलग हो गए। तो इस तरीके से आपका 5 to 3' और इसका एंटी पैरेलल चलेगा 3 to 5'। अब इनके बीच के हाइड्रोजन बंध टूटने के बाद जब ये किसकी भूमिका निभा रहे हैं, टेम्पलेट की, टेम्पलेट रज्जु। और जब भी हमारा नया सिंथेसिस होगा तो ये जो 3' वाला सूत्र है, इस पर नया जब भी डीएनए बनता है तो उसके बनने की दिशा होती है 5 to 3'। नया डीएनए सूत्र हमेशा 5 to 3' की दिशा में ही बनेगा और इस तरफ जो बन रहा है आपका वो इधर से बनेगा, यहाँ से, क्योंकि ये 3 to 5' है तो इधर से 5 to 3' की दिशा में ये बनेगा। ये लगातार बन रहा है तो ये आपके नव संश्लेषित में सतत संश्लेषण, इसको कहेंगे सतत संश्लेषण। और ये जो खंड है ये कहलाते हैं ओकाजाकी खंड। तो यहाँ पर आप देखिए इस प्रतिकृति शाख जो बना है उस पे दोनों ही तरफ आपका डीएनए के नए सूत्र का निर्माण हो रहा है। ये डीएनए का जो नया सूत्र बन रहा है वो किसके अकॉर्डिंग बन रहा है, टेम्पलेट रज्जु पर उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारक का जो पूरक क्षारक है वो इसके सामने आके नए सूत्र का, और आवश्यक एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। साथ में ही इस क्रिया के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है जो एटीपी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। एटीपी हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा स्रोत का कार्य करता है, एनर्जी बैंक का। और अब यहाँ पर एक तरफ तो आपका ये कंटिन्यूअस बनेगा, ये तो एज इट इज बनेगा और पूरा बनेगा, लेकिन जो दूसरा सूत्र है टेम्पलेट रज्जु का 3 to 5' वाला, उस पर जो आपका नया सिंथेसिस हो रहा है वो छोटे छोटे खंडों में होता है और इसको असतत संश्लेषण भी कहते हैं। और इन खंडों को कहा जाता है ओकाजाकी खंड
और इन खंडों को जोड़ने के लिए जो एंजाइम काम में आता है उसका नाम है डीएनए लाइगेज। ये आप यहाँ पे अंडरलाइन करें आपकी बुक में, डीएनए लाइगेज द्वारा ये लाइन है। कंटिन्यूअसली आपका फॉर्मेशन होगा 3 to 5 पर, तो 3 to 5 ध्रुवता वाले पर असतत होगा, 5 to 3 वाले पर सतत होगा और बाद में डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़ा जाएगा। और जब भी प्रतिकृति की शुरुआत होगी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता है। अगर डीएनए पॉलीमरेज स्वयं प्रतिकृति प्रक्रम की शुरुआत नहीं कर सकते, प्रतिकृति डीएनए के किसी भी जगह पर प्रतिकृति क्रमहीन प्रारंभ नहीं होती है। ई कॉली के अंदर डीएनए में कुछ एक निश्चित स्थान होते हैं जहां से प्रतिकृति की शुरुआत होती है, इन्हें हम कहते हैं प्रतिकृति स्थल, जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है। और प्रतिकृति की शुरुआत के लिए आवश्यक डीएनए खंडों की प्राप्ति पुनर्योगज डीएनए विधि के द्वारा होती है। इसमें संवाहक अणु की आवश्यकता नहीं है। संवाहक से प्रतिकृति की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर ये प्रतिकृति जो हो रही है उसके बाद जब ये कंप्लीट सिंथेसिस हो जाएगा देन ये दोनों ही डीएनए सूत्र एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ये इसके बारे में कंप्लीट हुआ। और जनरली ये डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है ये कोशिका विभाजन के समय होता है। अगर कोशिका विभाजन के अतिरिक्त हो रहा है, इसकी भी ये अंडरलाइन करें, एस अवस्था, कोशिका विभाजन में भी जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसके अंदर आप पढ़ें कोशिका चक्र की एस अवस्था, इंटरफेज की एक अवस्था होती है बेटा एस अवस्था, ये इंपॉर्टेंट है। एस अवस्था जिसमें डीएनए का नया संश्लेषण होता है, डीएनए की प्रतिकृति होती है। लेकिन अगर उसके अतिरिक्त डीएनए की प्रतिकृति होती है तो फिर वो बहुगुणिता की स्थिति पैदा होती है। इस तरीके से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। धन्यवाद।